नमस्कार, मैं हूं चिराग शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र दस्तक। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा में एडवोकेट श्रीमती रंजना सिंह के घर और ऑफिस पर, जहां हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो राजनीति और सियासी मुद्दे और खुर्जे की राजनीति को लेकर इनका क्या कहना है और खुर्जे के अंदर क्या क्या इन्होंने काम करे हैं। उन मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे आज राष्ट्र दस्तक के साथ। मैं हूं चिराग शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र दस्तक। आज मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के खुर्जा में एडवोकेट श्रीमती रंजना सिंह के साथ, जो खुर्जा में एक चर्चित चेहरा हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। आज हम बात करते हैं कुछ राजनीति मुद्दों पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद चिराग जी। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। आपका जन्म कब हुआ और आप कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर बुजुर्ग में, यही मेरा गांव है जहां हम बैठे हैं। ये मेरी जन्मभूमि है जी। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई मैम? पढ़ाई मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। करोड़ीमल कॉलेज से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली के CLC कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ की पढ़ाई करी है। ठीक है। बचपन से आपका सपना क्या था और आप खुद को कैसे देखती हैं मैम? बचपन से मेरा सपना एक जज बनने का था, तो इसीलिए मैंने कानून की पढ़ाई भी करी, लेकिन वो सपना साकार नहीं हुआ। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा है। मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि आप खुर्जा शहर में लगातार काम कर रहे हैं। आपके क्या क्या काम हुए हैं अब तक? आपने क्या क्या काम खुर्जे के अंदर करे हैं, इसके बारे में विस्तार से हमें बताइए और हमारे दर्शकों को। मैं सामाजिक रूप में सक्रिय हूँ। मैं क्योंकि फतेहपुर बुजुर्ग की बेटी हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत कुछ सामाजिक कार्यों की अपने गांव, अपनी जन्मभूमि से शुरुआत करी। उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी सपने को मैंने साकार करने का एक छोटा सा बीड़ा उठाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपने गांव के चारों तरफ आसपास सोलर लाइट्स इंस्टॉल कराई हैं। और उसके पीछे भी छोटी छोटी रीज़न्स हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ शाम में टहलते थे और देखते थे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो उसी अंधेरे को दूर करने के लिए ये छोटी सी कोशिश थी कि हमने गांव के आसपास सोलर लाइट्स को इंस्टॉल कराया। फिर अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग किया। उन्हें एक दिल्ली दर्शन के नाम से मैंने एक मुहिम शुरू करी, जिसमें मैंने अपने गांव और आसपास के गांव और स्कूल्स के काफ़ी बच्चों को रेल म्यूज़ियम कहें, इंडिया गेट कहें, वॉर मेमोरियल कहें, तो ये सब जगह मैंने उन्हें घुमाई। और ऐसे छोटे छोटे सामाजिक कार्य हैं जो मैं करती रहती हूँ। सोलर लाइट का भी मैंने सुना था कि आपने कई गाँव में, करीब 100 से ज़्यादा गाँव में आपने सोलर लाइट लगवाई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? इसमें मैं यही कहूँगी कि देश को आगे ले जाना है तो छोटे छोटे कदम तो हमें भी उठाने ही होंगे। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी मैं, क्योंकि मैं खुद भी ट्रैवल करती थी और आती जाती थी, तो मुझे जहाँ कहीं भी लगा कि अंधेरा है और ज़रूरत है लाइट की, तो वहाँ मैंने सोलर लाइट्स इंस्टॉल कराई। आपने बच्चों को भी मैम पढ़ाई की सामग्री दी है, जैसे कुछ बच्चों को स्कूल बैग और पेंसिल्स, पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपने करी हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है मैम आपका? इसके पीछे यही उद्देश्य है कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो मेरी कोशिश कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे, अपनी देश की भागीदारी में सक्रिय भूमिका निभाए। उसी के लिए मैंने जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कोशिश करी कि उनका नाम लिखवाया जाए, या किसी कारणवश उनके पास स्कूल बैग नहीं है या स्टेशनरी नहीं है, तो मैंने उनको प्रोवाइड करनी शुरू करी। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों से मैं आगे बढ़ती रही। मैम, मैंने ये भी देखा है कि मतलब लोग बताते हैं कि आपने जो विकलांग लोग होते हैं उनको भी आपने चेयर जो होती हैं विकलांगों की, वो भी आपने डोनेट करी हैं? जी हाँ, अगर वो कहें तो वो हमारी भगवान महावीर समिति और चंद्रभान मेमोरियल ट्रस्ट, उनके सौजन्य से एक बहुत बड़ा दिव्यांग कैंप हम लोगों ने लगाया था पिछले साल खुर्जा के रॉयल रिजॉर्ट में, जिसमें माननीय सांसद जी महेश शर्मा जी हमारे वो मुख्य अतिथि रहे। और उसमें हमारी कोशिश थी कि दिव्यांग भाई बहन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस तरह की सुविधाएं, उनके लिए वो कैंप लगाया गया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स लगाए गए थे, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, व्हील चेयर जिनको चाहिए थी, या हेयरिंग एड आप अगर कहें, और ट्राईसाइकिल्स भी।
तो काफ़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, और संस्था ने भी पूरा सहयोग किया था। तो तकरीबन अगर आप बात करें तो 400 से 500 लोगों को उसका लाभ मिला था। मैम, हमने लगातार देखा है कि आपने स्पोर्ट्स में भी बच्चों को बहुत सहयोग दिया है आगे, जैसे बैट्स हुए, स्पोर्ट्स की चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा बच्चों का सहयोग करा। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है मैम? उद्देश्य एक ही है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विजन, खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। तो मेरी कोशिश है कि हर गांव में हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करें, ताकि वो हमारा प्रदेश, हरा भरा उत्तर प्रदेश, खेलों में भी नंबर 1 हो। तो उसके लिए मेरी कोशिश कि हर गांव में एक क्रिकेट की टीम हो, जिसके लिए बैट और बॉल आपने कहा वो हम वितरित कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरी कोशिश वॉलीबॉल को लेकर भी है, क्योंकि शाम को बच्चे खेलें वॉलीबॉल, उसके लिए वॉलीबॉल का नेट और पोल अक्सर गांव में मैंने कोशिश करी है कि वो इंस्टॉल किया जाए। और स्कूल्स में मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, कुल मिला के खेलों को प्रेरित करने का ही एक छोटा सा विजन है। इसके पीछे कोई प्रेरणा मैम, इसके पीछे किसी शख्स का जो जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो इस चीज़ के लिए? जी, प्रेरणा भी और साथ भी शशि कुमार जी का, मेरे हस्बैंड, जो एक सिविल सर्विस अधिकारी होने के साथ साथ एक खेल प्रेमी है, खिलाड़ी हैं। आज संडे है, वो मैच खेल रहे हैं इस वक्त, तो उन्हीं से ये प्रेरणा मिली। और उन्होंने ही जब बच्चों को बागीचों में एक लकड़ी का बैट बना के और 4 ईंटा रख के खेलते हुए देखा, तो उन्होंने ही ये सपना संजोया कि मैं इन बच्चों को खेलों के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराऊं सामान। और वो एक संस्था के सौजन्य से हम लोगों ने कोशिश की है। अभी तक 125 किट हम बांट चुके हैं, और जल्दी एक दूसरी किश्त भी आने वाली है, तो फिर से हम इस मुहिम को शुरू करेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मैम कि इसके पीछे सर का पूरा सहयोग रहा है? बिल्कुल पूरा सहयोग, और पूरा सहयोग, पूरा साथ है उनका। जी जी, ठीक है। मैम, आप अपने आप को राजनीति में कैसे देखती हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य हूँ, और जो सामाजिक कार्य मैं अपने आसपास के क्षेत्र में कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि सामाजिक कार्यों का एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है, आप बहुत ज़्यादा गांव में काम नहीं कर पाएंगे, आप 2 या 4 या 10 गांव कर सकते हैं, और राजनीति उसी का बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति को मैं भी उसी तरह से देखती हूँ, एक सामाजिक कार्यों का बड़ा प्लेटफॉर्म। मैम, खुर्जा को आप कैसे देखती हैं? खुर्जा ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि ये सिरेमिक पॉटरी का हब है, और ODOP नीति के तहत भी आता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो हम ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे तो हैं ही, तो उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो, और खुर्जा तरक्की करे। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहती हैं मैम, और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये फतेहपुर पुसुर गाँव खुर्जा में ही आता है। तो खुर्जा ऑलरेडी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट के लिए है, तो मेरी कोशिश ये है कि ग्रामीण क्षेत्र को भी मैं आगे बढ़ाऊँ, और उसके लिए सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मेरा युवा जो है वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रेरित हो। अभी मैं आया था मैम आपके घर के पास में, तो मैंने घर में अंदर देखा मैम, आपने इतने अच्छे तरीके के पौधे लगा रखे हैं, और मैं आपके पीछे बाग में गया अभी, जहाँ आपने वो ऑर्गेनिक खेती कर रखी है मैम, उसमें मैंने मैम एक अंजीर का पेड़ देखा। तो मैम, अंजीर का पेड़ तो पहाड़ों पे पैदावार होती है अंजीर की, तो फिर ये आपने यहाँ कैसे लगाया मैम? हमारा जो क्षेत्र है, जो बुलंदशहर, वो एक फ्रूट बेल्ट है। बचपन से मैंने आसपास के सारे बगीचे घूमे हैं, देखे हैं। मेरा ननिहाल ऊंचे गांव में है, तो यहाँ से वहाँ तक जब ट्रैवल करा तो बहुत सारे बाग बगीचे रास्ते में पड़ते थे, तो मैंने तकरीबन हर फल का पौधा देखा है यहाँ पर। तो उसी में मेरी कोशिश ये थी कि कुछ पौधे मैं भी लगा कर देखती हूँ। तो उसमें अंजीर का पौधा हमने लगाया, और हम लोग सफल भी हुए उसमें। तो हम 2 बार उस पौधे का फल खा चुके हैं, तो अब तीसरी बार वो फल आने के लिए तैयार है। नहीं मैम, मैंने भी देखा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया इस चीज़ को लेके। मैंने अंजीर की पैदाइश जो होती है मैम, वो पहाड़ों पे होती है, और आपने यहाँ करा है, तो मैम इसका मतलब तो ये है कि आपको ऑर्गेनिक खेती की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। बिल्कुल, आप मेरे बगीचे में देख सकते हैं, चेरी टमाटोज़ की भी काफ़ी अच्छी
हमने खेती कर रखी है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ये इतने छोटे कैसे हैं टमाटर। तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये सैलेड वाले टमाटर हैं जो चेरी टमाटोज के नाम से बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो काफ़ी खुश होते हैं लोग देखकर। और बाकी और भी पौधे सारे लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे बगीचे में चीकू का भी पेड़ है, आड़ू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, और हमने जो सीजनल और भी फल होते हैं हर तरह के फल का एक छोटा पौधा ज़रूर लगाया है। और उसके पीछे ये भी है कि जब मैं बात करूं ऑर्गेनिक फार्मिंग की या किसी को सिखाने की बात करूं तो मैं पहले मैं खुद भी सीखूं उस सब चीज़ को। तो उसी के चलते काफ़ी समय से अपनी जो छोटी सी जगह है उसी में एक बार ही गेहूं की खेती करी, एक बार सरसों बोई, एक बार अरहर की खेती की। लास्ट टाइम तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो सुपर हिट हुआ हमारा वो था सिंघाड़े की खेती। तो काफ़ी लोग सरप्राइज थे कि सिंघाड़ा, मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई दूर दराज जो मेरे दोस्त लोग हैं कि हमें पता ही नहीं था कि सिंघाड़े की खेती इस तरह से पानी में होती है। तो कुछ भी सिखाने से पहले लोगों को या अपने आसपास की महिलाओं को, युवाओं को मैं खुद सीखना चाहती हूँ वो सब चीज़ें। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं पहले सीखूँ खुद ही। एडवोकेट से मैम आपने जज की तैयारी करी, जज से आपने बीजेपी से आप कार्यकर्ता कर के इस पद पे मौजूद हैं और कार्यकर्ता के साथ साथ आप ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। तो मैम इतना समय आपको मिल कैसे जाता है? मैं इस चीज़ से बड़ा कंफ्यूज हूँ मैम। समय तो सभी के पास बराबर है, बस उसका हमें सदुपयोग करना है। और आप बात करें कि मैंने कानून की पढ़ाई करी जज बनने के लिए, फिर वो ना बनकर मैं भाजपा की सक्रिय सदस्य बनी। काफ़ी टाइम से मैंने पार्टी ज्वाइन करी, फिर सामाजिक क्षेत्र में कार्यों में आई और सामाजिक और राजनीतिक तौर से मैं जो कुछ भी एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद आप ये कहें कि ऑर्गेनिक खेती, तो मैं यही कहूँगी कि एवरीथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द गॉड। उस परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ सोच के रखा है। तो कब, कहाँ, किस रास्ते पे आप चलेंगे, क्या करेंगे, ये सब वही निर्धारित करता है। और एक जो मैं अगर थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ उन क्वेश्चंस पे, तो मेरे फादर का एक सपना था। उन्होंने गांव छोड़ा था, दिल्ली गए थे वो काम के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर से वापस गांव आने के लिए हर समय वो एक झगड़ा करते रहे मेरी माँ के साथ कि मुझे वापस गांव जाना है। तो ईश्वर ने बहुत जल्दी उन्हें अपने पास बुला लिया। वो तो नहीं आ पाए, लेकिन शायद वो मुझे भेजकर अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि इस क्षेत्र में आना और इन सब विषयों पे काम करना ये मेरा नहीं, उनका सपना है। मैम आप लोगों से कैसे जुड़ती हैं और आपका लक्ष्य क्या है? लोगों से मैं सामाजिक जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन, जितने भी स्कूल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोग्राम होते हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं, या मुझे कहीं से पता चलता है कि वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ वहाँ जाऊँ और उसी तरह से लोगों को कनेक्ट करूँ। और मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए भी है क्योंकि मैं यहाँ क्षेत्र की बेटी हूँ। तो ऑलरेडी काफ़ी सारे गांव मैंने बचपन में घूमे हैं, आती जाती रही हूँ। मुझे याद है बहुत सारी शादियाँ, बारात मैंने की हैं अपने आसपास के गांव में। तो कहीं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो वो पुरानी यादों के साथ मैं कनेक्ट जल्दी हो जाती हूँ। मैम महिलाओं और लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है मैम? हम लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे क्षेत्र में हम लोग हैं इस समय, खुर्जा जिला बुलंदशहर, जो खेती के साथ साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी THDC हमारे यहाँ चालू हो चुकी है, जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें और जिस किसी फील्ड में भी आप काम करना चाहें, चाहे वो टेक्निकल लाइन हो, चाहे वो ये कहें कि मेडिकल लाइन हो, और चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की लाइन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना हो, इवन स्पोर्ट्स में भी, तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय। मेरे एक ब्रदर हैं जो US में रहते हैं, संजीव राजौरा जी। हाल ही में मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बुलंदशहर ज़िले में उन्होंने एक MOU साइन किया है सरकार के साथ, जिसमें कि वो एक डेटा सेंटर बना रहे हैं। तो 61,000 करोड़ का उन्होंने एक MOU साइन किया है अपनी हमारी
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, तो आसपास का इलाका बहुत डेवलप होने वाला है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स और क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के कारण यहाँ पे आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और हो भी रहा है, तो हर रास्ता आपके लिए खुला है। बस उसके लिए आपको एक ही ज़रूरत है, वो है शिक्षा। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मेरा युवाओं के लिए भी उसमें सभी आ जाएंगे, चाहे बच्चे, चाहे बेटियां हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे हमारा युवा हो, सारे भाई बहन, कि आप अपनी टेक्निकल एजुकेशन पे, आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, आप पढ़ें। रास्ते आपके लिए खुले हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास की रफ्तार भी दुगनी है, तो उसी दुगनी रफ्तार को आपने कम्पीट करना है, आगे बढ़ना है। तो अपना कहते हैं ना, सब छोड़ के आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी जी। मैम, लोगों की हमेशा शिकायतें रहती हैं नेताओं से कि नेता दूरी बनाते हैं जनता से, इस पर आपका क्या कहना है मैम? देखिए, जनता ही लोकतंत्र की नींव है, तो दूरी बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप बात करें लोकल नेताओं की, तो उन्हें तो एक क्षेत्र देखना है, और उसी तरह से फिर जो हमारे सांसद जी हैं उन्हें कुछ विधानसभाएं देखनी है, और अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने प्रदेश देखना है, और बात करें माननीय मोदी जी की तो उन्होंने पूरा देश देखना है। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो शख्स पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, तो क्या हम अपना क्षेत्र नहीं देख सकते हैं? तो क्षेत्र के बीच में, जनता के बीच में रहना आपके लिए अनिवार्य होगा। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि कुछ कार्यों के कारण आपका भाई दौरे रहते हैं या आप बाहर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम समय तो आपको अपनी जनता के साथ ही बिताना होगा और उनके मुद्दों को देखना होगा, समझना होगा, सुलझाना होगा। तो आप दूरी नहीं बना सकते जनता से। खुर्जा की राजनीति को लेकर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? खुर्जा की राजनीति को, राजनीतिक तौर पे तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खुर्जा की राजनीति को लेकर, और आप देख रहे होंगे कि मैं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूँ। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई सामाजिक कार्यों जब आप करते हैं तो आप राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप ने जो भी सरकार की विज़न है उन्हीं पॉलिसीज़ पे आप काम कर रहे हैं। राजनीति को आप कैसे देखती हैं मैम? और राजनीति को मैं एक सेवा का प्लेटफॉर्म मानती हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स अपनी भूमिका निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह से नेताओं की भी या राजनीति की भी वही जिम्मेदारी है। मैम, आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, क्या पद है आपका भाजपा में, या किस बेस पे आप ये काम कर रहे हैं मैम? मैं भाजपा की एक सक्रिय सदस्य और समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो अगर पद की बात करें तो इतना ही पद होना काफ़ी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो जब से मैंने ये कविता को अपनी लाइफ लाइन बनाई है, तब से मेरा मानना ये है कि पद और ये सब, आपको काम करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो आप बिना पद के भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। धर्म और राजनीति के मुद्दों को आप कैसे देखती हैं मैम? मैं समझती हूँ कि दोनों में बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। क्या कभी आपने देखा है कि सरकार ने कोई नीति किसी जाति धर्म के विशेष के लिए बनाई हो? जो भी सरकार की नीति होती हैं वो उनके नागरिकों के लिए होती है। 140 करोड़ जो हमारे देश की जनता है, उन सबको बराबर अधिकार मिले हैं। आप देखते हैं कि एक ही वोट का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारी राष्ट्रपति हों। तो संविधान के अकॉर्डिंगली हम लोग सब बराबर हैं। मैं मानती हूँ कि स्थानीय मुद्दों को कभी भी आप राजनीति और धर्म को एक साथ ना जोड़ें और देश में सामाजिक समरसता बनाए रखें। खुर्जा की जनता के लिए आपका क्या संदेश है मैम? खुर्जा की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि हमारा खुर्जा प्राचीन काल से एक एजुकेशन हब है। मैं बता सकती हूँ आपको कि मेरे बाबा के छोटे भाई, मेरे एक दादा, वो यहाँ से पढ़कर ONGC के डायरेक्टर रिटायर हुए। तो आप लगा लीजिए कि जब उन्होंने 60s और 70s में पढ़ाई करी यहाँ से, और वो एक ONGC के बहुत बड़े पद से रिटायर हुए, तो आज तो शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है।
तो हम ना शिक्षा में पीछे हैं, ना हम अपनी सिरेमिक पॉटरी जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है, ना हम उसमें पीछे हैं। तो ऑलरेडी ईश्वर का दिया हुआ, या ये कहें कि इस प्रदेश का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। एक ODAP प्रोडक्ट है, एजुकेशन में हम नंबर 1 है। हम अगर बात करें THDC की, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ क्रिएट हुआ है। और आसपास के अगर आप देखेंगे तो गांव देहात से भी हम जुड़े हैं, क्योंकि खुर्जा में 212 गांव आते हैं और सभी संपन्न हैं। यहाँ हर तरह की खेती होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रदेश जो है वो गन्ने की खेती में, आलू की खेती में नंबर 1 है। तो वो हम सभी के प्रयास और सहयोग से है, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं अपने खेतों में। तो खुर्जा या ये कहें आसपास के हमारे 212 गांव जो खुर्जा क्षेत्र में आते हैं, सभी के लिए मेरा एक यही संदेश है कि आप जो भी करें अपने काम को मेहनत से करें, आगे बढ़ें। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, चाहे वो और भी कोई टेक्निकल मेडिकल लाइन हो, आप उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। और मैं एक लॉयर हूँ, कानूनी प्रक्रिया में जहाँ कहीं भी आपको मेरी आवश्यकता लगे या आपको कोई किसी भी परामर्श की ज़रूरत हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं यहीं खुर्जा में जो गांव है फतेहपुर बुज़ुर्ग, मैं यहीं पे रहती हूँ और यहीं से भी अप डाउन करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों कामों में मैं अपना बेस्ट कर सकूं, अपनी कोर्ट की जर्नी में भी और अपनी सामाजिक और राजनीतिक जर्नी जो मैंने यहाँ पे शुरू की है, उन सब में मैं आप सबके सहयोग से बेस्ट कर सकूं, ऐसा आपसे भी आशीर्वाद चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी रंजना सिंह, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्र दस्तक के साथ मैं हूं चिराग शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय निकाल के अपना टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू आपने टाइम से निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और समस्त क्षेत्रवासियों का, जो इतना प्यार और मान सम्मान आपने इस बेटी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।